हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग के तहत भाग 3 में पंचवर्षीय योजना और विभिन्न पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में योजना आयोग का इतिहास, योजना आयोग का संरचना आदि के बारे में, उसके कार्य के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग उसके द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आते हैं हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत का वित्तीय वर्ष है, जिसमें भारतीय वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है। तो ये हो गया 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई उस समय अभी हमारा तत्काल में देश आज़ाद हुआ था, जिससे बहुत सारी समस्याओं से सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे विस्थापित, उसको रिफ्यूजी कहते हैं, वो रिफ्यूजी को संभालना, उसके लिए खाना का व्यवस्था करना, उसके लिए रहने सहने का व्यवस्था करना, ठीक है। और प्लस में अंग्रेज तो छोड़ के गए ही थे हम लोग को कंगाल करके। तो इस सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसमें मुख्य बिंदुओं पर बल दिया गया था। सबसे पहले भूखमरी की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, तो कृषि को सबसे ज़्यादा उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है, ताकि हमें आयात न करना पड़े खाद्यान्न का। तो कृषि कब अच्छी होगी? जब सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। नदी घाटी, हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या बराबर रहती थी, तो बाढ़ की समस्याओं को रोकने के लिए तो उस समय हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री प्लस योजना आयोग के चेयरमैन भी वही थे, तो उन्होंने सिंचाई एवं ऊर्जा के आधारभूत विकास पर बल दिया। सिंचाई एवं ऊर्जा के आधारभूत विकास पर बल दिया, ठीक है। और बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। देख रहे हैं भाखड़ा नंगल पंजाब, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुड नदी घाटी परियोजना उड़ीसा, देख रहे हैं ना। तो ये नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत किया गया। प्लस में जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी लाए गए। और पंडित जवाहर नेहरू की सबसे बड़ी जो कार्य प्रणाली थी योजना आयोग के तहत, यानी पंचवर्षीय योजना के तहत, वो था नदी घाटी परियोजना की पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। क्योंकि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है उसे पंडित जवाहर नेहरू ने आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि वो जो नदी घाटी परियोजना होती है बहुउद्देशीय, उससे एक ही साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे सिंचाई का साधन, सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पादन, यानी कि भारत में बिजली की भी कमी थी तो विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है, अंतःस्थलीय नौवहन परिवहन, यानी कि क्या कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे जहाज चलाए जा सकते थे, ठीक। मछली पालन, यानी कि भोजन की समस्या को दूर करने का एक और का मछली का, ठीक है। प्लस में भू संरक्षण का विकास हो सकता था, भूमि का संरक्षण किया जा सकता था। तो ये सारी परियोजना ये सारे काम सिर्फ एक परियोजना के मार्फत किए जा सकते हैं। क्या है? तो नदी घाटी परियोजना। तो इसीलिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, ठीक है। अब आते हैं कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी इसका आधार क्या था, मॉडल क्या था। तो हम लोग बराबर रखते आ रहे हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। यहाँ देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था? हेरोल्ड डोमर। ये 2 अर्थशास्त्री थे, विश्व के 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनका मानना था आर्थिक विकास में निवेश को महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। क्यों? आर्थिक विकास में निवेश की भूमिका कैसे? क्योंकि किसी भी देश में रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर निवेश की वृद्धि की जानी चाहिए।
क्योंकि जब तक रोजगार में वृद्धि नहीं होगी, रोजगार की स्थिति नहीं सुधरेगी, किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है। तो ये हेराल्ड डोमर का कह सकते हैं उच्च स्तरीय सोच था कि रोजगार को बनाइए और पूरे देश को बनाइए, यानी कि एक साथ सारे काम को साथ दिए। तो यहाँ आ रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जहाँ तक मेरा विश्वास है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। इसका जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। कहते हैं भारतीय जो पंचवर्षीय योजना होगी, किसी भी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की बात हटेगी ही नहीं, क्योंकि यह उसके साथ कुछ और जोड़ दीजिए चलेगा, लेकिन सामाजिक न्याय रहेगा, क्योंकि भारत में यह समस्या रहेगी ही रहेगी सामाजिक न्याय की। ठीक है, इसको दूर करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाया जाएगा ही जाएगा। तो और जो सबसे ज़्यादा मुख्य बल दिया जाएगा वह भारी उद्योग पर। भारी उद्योग किसी भी देश की आधारभूत संरचना होता है, जिससे किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का विकास करके देश के विकास, आर्थिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत था, इसके तहत राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई। अब भारत सरकार के पास उतनी पूंजी तो थी नहीं कि ये सारे प्लांट लगाए। तो देखिएगा किस किस देश की सहायता से लगाए। ये लगाया जर्मनी की सहायता से, ठीक है, भिलाई रूस की सहायता से, सोवियत रूस, ये ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर है आपको बंगाल में, यहाँ नोट करेंगे आप लोग, दुर्गापुर कहाँ है, बंगाल में। भिलाई है, उस समय तो मध्य प्रदेश में बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। राउरकेला ये उड़ीसा में। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और ये जो सिद्धांत दिया गया था, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है टपकन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किया जाता है? टपकन सिद्धांत। कि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद एकाएक दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया। क्यों? तो जो इसके मॉडल था, यह किसका था? पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी व्यवस्था के जनक भी कहे जाते हैं, और इनका जो जन्मदिन है 29 जून, उस दिन को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में भी भारत सरकार मनाती है। इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। स्वतंत्र प्रशासन मंत्रिमंडल के यह सांख्यिकी सलाहकार भी रहेंगे। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी करेंगे। और इनकी सबसे फेमस जो बात होगी, एक महालनोबिस दूरी की खोज भी करेंगे, जो एक सांख्यिकी माप है। तो ये पीसी महालनोबिस का जो सिद्धांत था कि भारी उद्योग पर बल देकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, तो ये जो सिद्धांत आया था, ये टपकन सिद्धांत आया था। तो टपकन सिद्धांत क्या है? तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ये टपकन सिद्धांत आपको अंग्रेज सरकार भी लाए थे, जब भारत में अंग्रेजी की व्यवस्था को लाए थे कि अंग्रेजी को पढ़ाया जाए, भारत में शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी में लाया जाए। तो कहने का मतलब है एक ही बार इतने टीचर नहीं आ सकते थे, इसलिए क्या किया गया, ऊपर के कुछ लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, फिर ऊपर के कुछ लोगों ने नीचे अंग्रेजी पढ़ाया, करते करते यानी कि ऊपर से छन छन के नीचे धीरे धीरे इसका फैलाव होते गया। आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 4-5 जाल ले लीजिए आप, कुछ कुछ दूरी पर, मैं 10 सेंटीमीटर पर उसको जाल को बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5, ऊपर से 1 गिलास जल रखिए। ठीक है, देखिएगा ऊपर जो गिरने का उसका दर होगा, नीचे आते आते धीरे धीरे फैलते जाएगा। ये है टपकन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो लाया गया था कि भारी उद्योग पर बल किया दिया रहा है, तो इसीलिए कि अगर भारी उद्योग पर बल देंगे तो सर्वप्रथम तो हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा स्टील के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जब विकास होगा तो इसका विकास का प्रभाव धीरे 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 नीचे स्तर पर भी जाएगा, जिससे साधारण जनता को भी फायदा होगा। ठीक है, ये है टपकन सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका डेट 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, मुख्य बल दिया जाएगा खाद्यान्न के साथ साथ उद्योग पर।
देख रहे हैं, यानी कि खाद्यान्न के साथ साथ उद्योग में भी आत्मनिर्भरता रहे ताकि हमें दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। देखेंगे यहाँ पर 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया आप लोग के पास कि अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग रखे रहते हैं। अभी बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। बोकारो उस समय बिहार में था, जो वर्तमान झारखंड में है। किसकी सहायता से किया गया? सोवियत रूस। यानी कि देख रहे हैं कि रूस को हम लोग अपने देश का मित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत के विकास में उनका बराबर योगदान है। ये भी मॉडल किसका था? पीसी महालनोबिस का। तो आते हैं हम लोग रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन यह होता है कि मान लीजिए अभी $1 बराबर 1 रुपया। एग्जाम्पल है आपको, $1 बराबर 1 रुपया। तो कोई भी सामान मेरा अमेरिका में जाएगा इंडिया का, तो उसको $1 में ही मिलेगा। तो अगर हम लोग ने रुपये का अवमूल्यन कर लिया, यानी कि रुपये का दाम घटा दिया, अब क्या कर दिया हम लोगों ने? $1 बराबर 120 पैसा, सॉरी हाँ 120 पैसा। यानी कि अब जब हमारा यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ सस्ता पड़ेगा। माने अब $1 तो क्या होगा, और वहाँ का जो सामान इंडिया में आएगा तो महंगा पड़ेगा। इसीलिए रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और आयात को कम किया जाए। क्योंकि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम से कम हो। ठीक है, अब कहते हैं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन यह असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? कि उस टाइम में, उस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। एक भारत चीन युद्ध 1962 में, जिसमें भारत सरकार की बुरी तरह हार हुई। एक भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। जैसे भारत चीन में युद्ध हुआ तो भारत की हार हुई, ये तो सबको पता है। तो इसी हार को भुनाने के लिए पाकिस्तान ने फिर आक्रमण कर दिया कि चलो इसी बहाने हम भी हाथ धो लें। लेकिन यह अभी क्या हुआ? कहते हैं इसी युद्ध पर फिल्म भी बना हुआ है, बॉर्डर। सेम टू सेम कहानी है। जो उस समय हम लोग के पास नाइट विजन नहीं था, ये साइंस टेक का सवाल है, लेकिन उस समय एरोप्लेन में नाइट विजन नहीं थे। हमारे एरोप्लेन जो फाइटर विमान थे वो रात में नहीं चल सकते थे, इसलिए सुबह का इंतजार किया गया। कुछ ही सैनिक थे हमारे, बहुत सारी सुविधाओं का अभाव था। इसी सारी कमियों को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे युद्ध प्रणाली पर खर्च किए और रिसर्च भी करवाएं ताकि हमारे देश का विकास कोई देश आक्रमण न करे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना।